हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं ठीक हूँ विश्वजीत, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। ओके। गुड मॉर्निंग विश्वजीत, गुड मॉर्निंग अंजलि। आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग पंकज। गुड मॉर्निंग गुड्डू। राधे राधे। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, सभी लोग आ गए होंगे। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे और क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है कि नहीं है। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड्डू ठीक है, बस थोड़ा गले में दिक्कत है। गुड मॉर्निंग करिश्मा। बढ़िया है करिश्मा, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग साक्षी। चलिए, तो आज हम लोग जल्दी से टॉपिक को खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग मॉर्निंग इवनिंग में भी क्लास रखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, इनके राष्ट्रवाद के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ एक इनका इम्पोर्टेंट कोर्स है, ये भी देख लीजिएगा। थोड़ा मोटिवेशन कोर्स भी है, आपके लिए लाभदायक भी हो सकता है। यदि आप सभी त्रुटियों के लिए दरवाजा बंद कर दोगे तो सच अपने आप बाहर बंद हो जाएगा। ओके, कहने का तात्पर्य ये है रविन्द्रनाथ टैगोर का कि जब आप सभी त्रुटियों के लिए दरवाजा बंद कर दोगे तो सच अपने आप बाहर बंद हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। जब आप गलतियां बंद करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे मान लीजिएगा एग्जाम में आपके पास, या फिर मान लीजिएगा जो आप रिवीजन कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको आप एक बार सही से देख लेंगे और गलतियां बंद कर देंगे तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। राइट, यही चीज आपको अप्लाई करनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इनका देख लेते हैं, कुछ परिचय देख लेते हैं, थोड़ा जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में क्या है, 7 मई 1861 को इनका जन्म कलकत्ता में होता है। और ये भारत के लिए एक राष्ट्रवाद एवं वंदे मातरम लिखने वाले हैं, है ना। तो इनके बारे में कई, एक राष्ट्रवादी भी थे, थिंकर हैं, विचारक हैं, एक संगीतमय चित्रकारी भी हैं, कविता भी लिखते हैं, साहित्यकार भी हैं। अर्थात इनके पास एक बहुत अच्छा ज्ञान भी है, मतलब हर क्षेत्र में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। ओके, तो संगीतमयी चित्रकला, कविता, साहित्य ये सब रखते हैं ये। एक राजनीतिक दृष्टि पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा है और इन्होंने गुरुदेव एवं कोवी गुरु और द वर्ल्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ओके, तो ये नाम इनके इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। गुरुदेव, कोवी गुरु, द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ओके, तो ये इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हम लोग इनका मेन पॉइंट देखते हैं, जो राष्ट्रवाद के बारे में ये क्या कहते हैं। और 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो प्रेस है, उसने भारतीय विश्वविद्यालय के साथ इंग्लिश में उपलब्ध टैगोर के कार्यों को सर्वप्रथम एवं सबसे बड़ा संकलन जो है एसेंशियल टैगोर को प्रकाशित करने में सहयोग दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जो बनेगा कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने विश्व भारती के साथ मिलकर, दोनों ने आपस में मिलकर टैगोर के जितने भी इंग्लिश में साहित्य उपलब्ध थे उनको इन्होंने प्रकाशित किया है। ओके, द एसेंशियल टैगोर के नाम से। ओके, याद रखिए ये चीजें। अगला पॉइंट है, 1913 में उन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय ये रहे हैं। नॉन यूरोपियन कंट्री के ये पहले
नागरिक थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था 1913 में। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि किसने 1913 में जो गैर यूरोपीय थिंकर है नोबेल पुरस्कार जीता है, तो आपको जवाब देना है टैगोर। ओके, यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर हुई? एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ राष्ट्रगान जनगण मन की रचना इन्होंने 1911 में की तथा बंगाल के भी लिए इन्होंने अमार सोनार बांग्ला 1905 में रचना की। तो इन्होंने दो देशों के राष्ट्रगीत भी लिखे हैं, उनको भी आप याद रखिएगा रखिएगा कि कौन कौन से लिखे हैं और कब लिखे हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है। पूछ लिया जाएगा कि अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है और कब लिखा है, तो 1905 में टैगोर ने लिखा है। जनगण मन किसने लिखा है, तो 1911 में टैगोर ने लिखा है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इनकी, वो आपको याद रखने हैं। ओके, चल अगला पॉइंट आता है, उनकी जो विरासत है उस संस्था में वो कायम रहे, विश्व भारती में स्थापना की गई थी, उनकी जो विरासत रही थी उसमें। ओके, तो याद रखिएगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी से ये संबंधित है, बहुत संबंध है इनके विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसीलिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने मिलकर हार्वर्ड प्रेस जो यूनिवर्सिटी की है, तो उसके साथ मिलकर इन्होंने इनके जो साहित्य थे इंग्लिश में उपलब्ध उनका प्रकाशन किया है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ओके, और रविंद्रनाथ को टैगोर की उपाधि गांधी जी ने दी थी। ओके, तो दोनों चीजें याद रखिएगा, एक दूसरे को उपाधि दी थी उन्होंने, तो टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, मूल रूप से उन्होंने जो जोर दिया है वो राष्ट्रीय एकता की में एकता की में हमेशा बने रहे, मतलब जो डाइवर्सिटी थी उसको यूनिटी में लाने की बात करते हैं। गुड मॉर्निंग साहब हुसैन। तो डाइवर्सिटी को एक यूनिटी में लाने की बात करते हैं और उसी पर वो जोर देते हैं, भारत को एक राष्ट्रवाद के रूप में मानते हैं। ओके, एक चीज याद रखिएगा, 1905 में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया, ये नोट कर लीजिएगा। ओके, गुड मॉर्निंग आरती। चलो, और एक और पॉइंट है इनके बारे में इम्पोर्टेंट, 1961 में इन्होंने जापान एंड यूएस के बारे में इन्होंने व्याख्यान दिए हैं, अपने लेक्चर दिए हैं 1961 में। ओके, जापान कभी कभी पूछ लिया जाता है, जापान बेस्ट प्लस इंडिया। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक है, वो चीजें आपको याद रखनी है। साक्षी गांधी जी को नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी है। ओके, चलिए, कबूलीवाला, गोरा, गीतांजलि, नेशनलिज्म, गोरावीर एंड जनगणमन, द स्पिरिट ऑफ जापान, क्रिएटिव यूनिटी एंड हिस्ट्री वर्ड, ये सारी इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, इन्हें नोट कर लीजिएगा और नोट्स आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, आज आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, अब बात आती है सच्ची लोकतंत्रता, ट्रू फ्रीडम, ट्रू लिबर्टी के बारे में ये बात करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सच्ची स्वतंत्रता की बात कौन करता है, तो टैगोर करते हैं। ओके, तो सच्ची स्वतंत्रता क्या है, उनके विचारों में मानवता को आध्यात्मिक आधार पर कायम रखना ही सच्ची स्वतंत्रता है, अर्थात मनुष्य को परमात्मा, दर्पण या ईश्वर का प्रतिरूप मानता है।
ओके, उनका अस्तित्व क्या है, मनुष्य को रचनात्मक भावना जैसी कला, साहित्य आदि को प्रकट हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं मानवतावाद, मतलब भौतिक वस्तुओं को ना देखकर एक अपने आप में स्वतंत्रता, मतलब मान लीजिएगा आप किसी की मदद करते हैं और आपको एक अंदर से अपने आप में मोटिवेशन मिलता है और एक वो फीलिंग होती है, एक पॉजिटिविटी, उसे ही वो सच्ची स्वतंत्रता कहते हैं। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, मैंने आपको कई बार बताया है। स्पिरिचुअल मतलब आप अपने बारे में ऐसा सोचें जैसा आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, राइट, याद रखिएगा। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। सच्ची स्वतंत्रता के बारे में मतलब ऐसे काम करना जिससे कि आपको लगे कि हमने अच्छा काम किया है, जिससे कि आपको लगे कि हम स्वतंत्र हैं, कि हमने अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति की मदद की है। ओके, ये है सच्ची स्वतंत्रता। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ट्रू लिबर्टी क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिकता मतलब आध्यात्म की ओर जाना। ओके, आध्यात्म क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया भी है, और जिन स्टूडेंटों को पता नहीं है तो आप लोग एक बार बताइएगा, अगर नहीं है पता तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ। सभी को क्लियर है? साक्षी, आप तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करती हैं, फिर भी आपको आवश्यकता पड़ गई पूछने की। चलिए कोई बात नहीं, बता दें। आध्यात्मिकता अर्थात सच्ची स्वतंत्रता ऐसी होती है जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको दिखाना। ओके, जैसे मान लीजिएगा कि आपके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि आप जेआरएफ करें, लेकिन आपकी ये सच्ची स्वतंत्रता नहीं है, राइट। अगर आपके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि आप जेआरएफ करें, आपको लगता है कि मैं डांस अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं खाना अच्छा, कुकिंग अच्छी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये आपकी ट्रू लिबर्टी है, सच्ची स्वतंत्रता है। मतलब जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको उभारना, वो है आपकी सच्ची स्वतंत्रता। ओके, यस, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना आध्यात्मिकता है। ओके, अर्थात स्वतंत्रता पूर्ण अभिव्यक्ति में पूर्ण जागृति, ये है स्वतंत्रता। ओके, चलो अब आता है अगला पॉइंट। मानवता की उनकी अवधारणा मुख्य बिंदु स्वतंत्रता की प्राप्ति है, अर्थात सच्ची स्वतंत्रता की बात करते हैं। यह माना जाता है कि व्यक्तिवाद अपनी आध्यात्मिक क्षमता में स्वतंत्र है और इसे किसी बाहरी ताकतों द्वारा दबाया नहीं जा सकता है। अंततः आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू की ओर जाना, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाना, मतलब आप अपने आप को अपने स्वयं के डिसीजन ले सकें, ये है आपकी सच्ची स्वतंत्रता। ओके, क्लियर हुआ है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। सच्ची स्वतंत्रता उनके विचार को राजनीतिक स्वतंत्रता के क्षेत्र से परे है, मनुष्यों में पूर्णता लाने पर अवधारणाबद्ध किया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने कहा सच्ची स्वतंत्रता ये नहीं कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने गांधी के बारे में पढ़ा था, सामाजिक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, बीडी सावरकर के बारे में पढ़ा था, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। लेकिन अम्बेडकर बात क्या करते हैं कि हम ना राजनीतिक स्वतंत्रता का क्षेत्र नहीं, हमें अपनी पूर्णता की ओर, मनुष्य को अपनी पूर्णता, मनुष्य की स्वयं की पूर्णता क्या होती है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप अपने अनुसार सारे काम करें, तो स्वतंत्रता की बात करते हैं। ओके, मनुष्य की स्वतंत्रता, तो इनकी जो लिबर्टी है, सच्ची ट्रू लिबर्टी है, अलग है। ओके, ट्रू फ्रीडम है वो अलग है, याद रखिएगा। फ्रीडम चीज अलग होती है और ट्रू लिबर्टी अलग होती है, ट्रू फ्रीडम अलग होती है। ओके, ये मानवता की ओर ले जाती है। ओके, मानव को, मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाना। ओके,
क्लियर? चलो अगला पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्ण अभिव्यक्ति में पूर्ण जागृति, पूर्ण अभिव्यक्ति होना चाहिए, कंप्लीट अवेयरनेस इन द फुल एक्सप्रेशन, मतलब पूर्ण अभिव्यक्ति में पूर्ण जागृति। ओके, जो हमें अभिव्यक्त करना है उसके लिए हमको जागृत। क्लियर? सच्ची स्वतंत्रता का उनका विचार क्या है, जिसमें एक व्यक्ति नैतिक मुक्ति के लिए अपने स्वयं के पोषण की इच्छा करेगा, अर्थात नैतिकता होगी उसके अंदर, वो सभी के लिए भलाई अर्थात मोरालिटी दिखाएगा, और नैतिक कल्याण वेलफेयर होगा, ये सारी चीजें उनके अंदर होंगी। ओके, इस प्रक्रिया को एक क्रमिक अनुभव में होना चाहिए, ना कि सहज। तो इसे क्रम में होना चाहिए। क्रम में उन्होंने बताया है कि 5 चरण बताए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सॉरी 4 चरण बताए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो ये आपके सामने रखे हैं। 4 स्टेज क्या है ट्रू लिबर्टी के, ट्रू फ्रीडम के, तो देख लीजिएगा। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त करना। पहले अपने स्तर पे हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, फिर हम क्या करेंगे व्यक्तिगत स्तर से एक समुदाय कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी लेवल तक हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। फिर क्या करेंगे कम्युनिटी से ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स की ओर हम लोग बढ़ेंगे। फिर यूनिवर्स से हम लोग अनंत अर्थात हम लोग आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। ओके, ये इनकी ट्रू लिबर्टी के 4 चरण हैं, इनको आप लोग एज इट इज याद रख लीजिएगा, और ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ना कि पहले ये आ जाएगा ब्रह्मांड से अनंत की ओर, ऐसा नहीं। पहले व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त होगी, फिर व्यक्तिगत स्तर से समुदाय स्तर पर, फिर समुदाय के स्तर से ब्रह्मांड स्तर तक, फिर ब्रह्मांड स्तर से अनंत तक, ये सारी चीजें रहेंगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस, मानव को मानव बनाना सच्ची स्वतंत्रता है। अर्थात मानव तो है, ये तो हमारे पास बॉडी है, लेकिन हमें इसके अंदर नैतिकता लाना है, लोगों के लिए कोऑपरेशन सहयोग लाना है, ये होता है मानव। आप कहें कि हम मानव है तो मानव नहीं है। मानव वो है जो दूसरों के बारे में भी सोच रहा है और नैतिक है, वो है मानव। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के बारे में वो क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद का विकास के बारे में क्या कहते हैं। राष्ट्रवाद यह विकास जो यूरोप में हुआ था वो नैतिक रूप से अस्वीकार है। जो उन्होंने कहा जो राष्ट्रवाद यूरोप में हुआ था वो कैसा है, अस्वीकार है। क्यों है? क्योंकि वो नैतिक रूप से मोरल रूप से नहीं हुआ था। वो कैसे हुआ था, राजनीतिक आक्रामक आर्थिक रूप से अतिरिक्त, मतलब एक शोषण की प्रक्रिया द्वारा वो राष्ट्रवाद लाया गया था, है ना। राजनीति द्वारा उसके प्रभाव जो थे वो निगेटिव थे। राष्ट्रवाद उन्होंने कहा कि हम कैसे लाएंगे, नैतिकता के रूप में लाएंगे। ठीक है, नैतिकता में कैसे कि व्यक्ति व्यक्ति की मदद करेगा। और जो यूरोप में आया था वो कैसे आया था, शोषण के अनुसार आया था। जैसे कि साम्राज्यवाद हमारे यहाँ आया था, उन्होंने राष्ट्रवाद अपना फैलाया था कि लोगों का शोषण किया था, राइट। ये चीजें हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? अब उन्होंने इसलिए, अब यहाँ चीज समझ लीजिएगा, यूरोपीय राष्ट्रवाद का वो विरोध करते हैं अर्थात आलोचना करते हैं। उन्होंने यूरोपीय राष्ट्रवाद को क्या माना है, खराब माना है। ओके, चलिए निगेटिव माना है। अगला पॉइंट, उन्होंने समझा कि राष्ट्रवाद का जो विचार है वो जन्म क्या है, वो आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का एक उत्पाद रहा है, जिसमें क्या है, जिसके लिए लोग बिना किसी नैतिकता एवं सामाजिक विचार के लाभ पाने के लिए एक साथ आए हैं। मतलब जो राष्ट्रवाद है उसमें क्या है, लोग अपना एक निजी लाभ पाने एवं सामाजिक विचार के लाभ पाने के लिए आते हैं यूरोप में एक भौतिक दुनिया में, लेकिन हम लोग जो विकास करेंगे वो एक नैतिकता के रूप में आएंगे। ओके, मोरालिटी के रूप में आएंगे, सामाजिक विचार के रूप में लाभ प्राप्त करेंगे। ओके,
क्लियर यहाँ तक कि हम लोगों को राष्ट्रवाद कैसे लाना है, एक नैतिकता, सामाजिक भलाई, वेलफेयर के रूप में लाना है, ना कि किसी आक्रामक रूप से लाना है। क्लियर यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का आधार विश्वव्यापी बंधुत्वता एवं लोगों के बीच समरसता है। मतलब एक फर्टिनिटी है, लोगों के अंदर भाईचारा है, बंधत्व है, यूनिवर्सलिटी है, ब्रदरहुड है, हार्मनी है, ये सारी चीजें हैं। मतलब लोगों के अंदर एक सहयोग है, उस रूप में हम लोग राष्ट्रवाद लाए। ओके, मूल्यों पर भारतीय आंदोलनों पर संचालन होगा। जो भारत के आंदोलन होंगे वो कैसे संचालित होंगे? भाईचारा एवं सहयोग पर होंगे। वो नागरिक समाज का निर्माण करेंगे, विश्व। और उनका जो भारतीय राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या है? विश्व नागरिक समाज, अर्थात वर्ल्ड सिविल सोसाइटी का निर्माण करेंगे, जो नैतिकता पर आधारित होगी। ओके, क्लियर? इनका सिर्फ आप राष्ट्रवाद ये समझ लीजिएगा, आध्यात्मिक, सार्वभौमिक भाईचारा, भारतीय देश में स्वतंत्रता के लिए लड़ना, ये सारी चीजें रही हैं राष्ट्र। ओके, समर सत्ता ये मान लीजिएगा एक यूनिवर्सल होता है। ओके, लोगों के बीच समर सत्ता, यूनिवर्सलिटी या हारमोनी, ब्रदरहुड। ओके, वही चीजें थोड़ी हिंदी में कर दी है, हारमोनी। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? अब आते हैं गांधी जी की। इन्होंने देखिए आलोचना भी की है, गांधी जी की इन्होंने आलोचना भी की है, और गांधी को किसकी उपाधि दी है? महात्मा की। और गांधी ने टैगोर को क्या कहा है? गुरुदेव। ओके, दोनों चीजें याद रखिएगा। गांधी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी ने टैगोर को गुरुदेव कहा है। ओके, दोनों चीजें याद रखिए। आध्यात्मिक सिद्धांतवादी है, ये कैसे विचारक है? एक स्पिरिचुअलिस्ट थ्योरिस्ट है। ओके, आध्यात्मिक है। और नागरिकतावाद, यूनिवर्सल सिविसिज्म, अर्थात सिविटलिज्म बोलते हैं जिसे, मान लीजिएगा सिविलिज्म है ना, एक नागरिकतावाद। ओके, बोला जाता है इसे, नागरिक के बारे में बात करते हैं। और गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना भी इन्होंने की है ना, क्योंकि गांधी जी क्या चाहते हैं? सामाजिक स्वतंत्रता, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता। लेकिन इन्होंने कहा हम लोग आध्यात्मिक स्वतंत्रता चाहेंगे, मनुष्य की सच्ची स्वतंत्रता की बात करते हैं। ओके, महात्मा जी को इन्होंने, सॉरी, गांधी जी को इन्होंने महात्मा की उपाधि दी, और महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। ओके, दोनों चीजें याद रखें। इन्होंने गांधी जी की वर्ण व्यवस्था की आलोचना भी की है। ओके, अगला पॉइंट आता है, गांधी जी के लिए स्वराज का विचार था, जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से ब्रिटिश उपनिवेशों के बंधनों से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन टैगोर ने क्या कहा था कि गांधी के तर्क में विश्वास तो रखते थे, लेकिन भारतीय नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों एवं गुणों को भी प्रभावित करें, भारत छोड़ने के लिए मजबूर करें ब्रिटिश को। लेकिन गांधी जी क्या करते थे? ब्रिटिश सरकार को, उनसे सामाजिक सुधार चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने आंदोलन चलाए भारत छोड़ो। लेकिन टैगोर ने क्या कहा था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। वो उस पे बात करते हैं। देश के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए गांधीवादी पद्धति, टैगोर ने, टैगोर खुश नहीं थे। गांधीवादी पद्धति क्या थी? एक छोटे साधन, चरखा साधन पर बिलीव करते थे। गांधी के सभी को न्याय, वो रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन टैगोर कहते थे आप बड़े उद्योग लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये रखिएगा कि सभी को रोजगार मिले। ओके, तो उन्होंने गांधी के जो चरखा साधन था उसकी आलोचना की, क्रिटिसाइज किया। ओके, क्लियर, याद रखिएगा। इनकी कुछ इंपोर्टेंट कोट्स हैं, ये कोट्स बहुत इंपोर्टेंट हैं। कोट्स में क्या है? पहला, विश्वास वह पक्षी है जो उजाले को महसूस करता है जब भोर अभी भी अंधेरा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है,
वो कहते हैं विश्वास लोगों के अंदर क्या है, एक उजाले का उजाला महसूस करता है जो अभी भी अंधेरे में है। जब भोर अभी भी अंधेरा हो तो उसमें भी हम लोग थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास वहाँ उजाला कर देता है। अर्थात उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में ये बात कही है कि हमें राष्ट्रवाद लाने के लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास में क्या होगा, आध्यात्मिकता, नैतिकता, और नैतिकता जब होगी तो हमें वो स्वतंत्रता दिला देगी। ओके, अगला पॉइंट है, केवल खड़े होकर और पानी देखते रहने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आप सोचेंगे कि हमें जेआरएफ करना है, जेआरएफ करना है, लेकिन पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तो कैसे जेआरएफ होगा। पहली बार में जेआरएफ करना है, पढ़ना शुरू नहीं करेंगे या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कैसे जेआरएफ होगा, है ना। ओके, तो समुद्र के पानी को देखते हुए समुद्र पार नहीं होता। अगला पॉइंट है, तथ्य अनेक है पर सत्य एक है। उम्र मानती है, युवा उद्यम है, मतलब यूथ वेंचर्स, मतलब अच्छा है। ओके, हम स्वतंत्रता तब प्राप्त करते हैं जब हम पूरी कीमत चुका देते हैं। एक दिमाग सभी तर्क एक चाकू के सभी ब्लेड की तरह होते हैं। यह उस हाथ को खून कर देता है जो इसे इस्तेमाल कर देता है। एक दिमाग सभी तर्क एक चाकू के सभी ब्लेड की तरह होते हैं, मतलब एक दिमाग होता है जो तर्क रूप में, वो जब अपना दिमाग या अपना तर्क यूज करता है तो क्या होता है, वो एक चाकू अर्थात सभी ब्लेड ब्लेड होता है जो ब्लेड सेविंग वाला मान लीजिएगा, ठीक है, उसके समान होता है। जब तर्क एक लॉजिक आप लोग यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं, जैसे ब्रिटिश सरकार के बारे में कहा है उन्होंने, कि उन्होंने तर्क यूज किया है कि भाई आपको आप लोगों के ऊपर शासन करना है, हम गोरे लोग हैं, हमें भगवान ने अच्छा बनाया है। जब हम लोग उपनिवेशवाद में ये चीज़ें पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे। ओके, तो उन्होंने कहा है तर्कहीन दिमाग, तर्क वाला दिमाग एक खून से रंगे हाथ होता है। ओके, याद रखिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ तक क्लियर है सभी को कि नहीं भाई। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है ना। गुड मॉर्निंग उषा। गुड उषा, ये पहली क्लास है आपकी क्या। चलिए आंसर कीजिए। ओके, सेकेंड क्लास से फिर आप रेगुलर लाइव क्यों नहीं करती हैं ज्वाइन। चलिए कोई बात नहीं, आंसर दीजिए और नोट्स आपको आज शाम तक मिल जाएंगे सारे। ओके, देख लेते हैं। द कल्ट ऑफ चरखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चरखा कताई के गांधी के नैतिकता की एक ऐसी गतिविधि के रूप में आलोचना की है कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भारतीय जनता का कायाकल्प कर सकती है। अगला है, टैगोर ने 1919 में, सॉरी 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। तो आप लोगों का बी आया है आंसर। चलिए, और सभी का आंसर। ओके उषा, लेकिन आपको पीडीएफ जब भी मिलेगी जब क्लासें आपकी होती चली जाएंगी। आप कहेंगे कि सारी पीडीएफ एक साथ दे दीजिएगा, तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, ओके, वेरी गुड। तो ये आपका ऑप्शन बी सही है। दोनों स्पष्टीकरण, दोनों एक दूसरे का वो नहीं करते स्पष्टीकरण, लेकिन दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन सही है। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। टैगोर ने राष्ट्रवाद में निम्नलिखित में से किस अध्याय का उल्लेख नहीं है, तो ये चीज आपको बताना है। ओके, रोज मिल जाएगी, पर डे वाली जो डेली वाली है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए आंसर कीजिए। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, नाइटहुड उपाधि, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। अभी हम ये सारी चीजें, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम बताएंगे। ठीक है, आंसर कीजिए इसका। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आई होप आप लोगों को आज के सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी जिस प्रकार के भी किसी के डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा टैगोर के बारे में। 1915 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई, जो किसके द्वारा दी गई थी? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। लेकिन इसे टैगोर ने कब छोड़ दिया था? 1919 में इसे त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस वजह से इन्होंने नाइटहुड की जो पुरस्कार मिला था, अवार्ड दिया गया था, उसे त्याग दिया था। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ओके, अगला पॉइंट है 1921 में इन्हें ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की गई, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? शांति निकेतन, कल्याण का निवास, और विश्व भारती विश्वविद्यालय। ओके, ये चीजें नोट कर ली। अब एक चीज बताइएगा, मैंने आपको बताया ये आध्यात्मिकवादी है, विचारक है। अब हमें एक सिंपल सा बताइए, ये राष्ट्रवादी है या अंतरराष्ट्रीयवादी है? चलिए आंसर कीजिए। आरती, नाइटहुड एक उपाधि थी जो ब्रिटिश सरकार ने दी था, एक अवार्ड था। ओके, सिर्फ आप अवार्ड के बारे में याद रखिएगा। ये अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। ओके, जितना ज्यादा आपको जो एग्जाम में पूछा जाए वो पूछिएगा, वो याद रखिएगा। अब हम लोग अवार्ड के बारे में थोड़ी ना पढ़ना है हमको, सिर्फ नाइटहुड उपाधि दी गई, अवार्ड दिया गया, किसको दिया और किसने दिया, बस इतना याद रखना है। ओके, यस, इंटरनेशनल है, ये अंतरराष्ट्रीयवादी है। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, 1901 में ये स्कूल था। ओके, 1901 में स्कूल था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, और 1991 में 1951 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ओके, सी यू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? अगला पॉइंट है, जो नेशनलिज्म इनकी जो पुस्तक थी, उसमें कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं। इसी पुस्तक में उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की है, किस किस के बारे में? इंडिया, जापान एंड वेस्ट।
इन तीनों के बारे में कंपेयर स्टडी की है। ओके, याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस, गीतांजलि इनका बुक है। उषा स्टार्टिंग में मैंने बुक नेम बताए हैं, इंडिया, जापान एंड बेस्ट। ये बुक नाम है आपके, बुक नेम में नेम्स है। ओके, ये आपको याद रखने हैं। यस, बेस्ट की, इंडिया, जापान एंड बेस्ट। ओके, हाँ, कंपैरेटिव स्टडी की है इसकी, कंपेयर किया है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच्ड एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग इवनिंग में 8 PM, हम लोग फिर मिलेंगे और जिसमें हम लोग क्लासेस करेंगे। ओके, ओके, मोस्ट वेलकम। नहीं नहीं, आरती, टाइम टेबल में 7 PM नहीं था। ओके, इवनिंग में हम लोग 8 PM क्लास करते हैं। इसी का 2 क्लास होती है ना पर डे, कभी कभी एक कर देते हैं, कभी कभी 2 कर लेते हैं, जिससे कि सिलेबस समय पे समाप्त हो जाएगा, तो रिवीजन के लिए हम लोगों को काफी टाइम मिल जाएगा। हाँ मिस्त्री, ठीक है, बस थोड़ा गला खराब है, लेकिन क्लास थोड़ी ना मिस कर सकते हैं, है ना। आरती, मॉर्निंग अपना 9 AM है, 9 AM है, सुबह 9 बजे है। चलिए, ओके, बाय, मिलते हैं हम लोग शाम को 8 PM। ओके, ओके, थैंक यू विश्वजीत।